वालेकुम व्यूवर्स, मैं शाद अली ख़ान और आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ उसका रिएक्शन देने के लिए आया हूं। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं आज अकेला हूं और मेरे साथ सिमन शेख मौजूद नहीं है। कुछ मसरूफियात की बिना पर वो नहीं आई, तो मैंने सोचा कि चले मैं ही दे दूं, क्योंकि 2-4 रोज़ का जो है हमारा गैप भी आ गया वीडियो का। तो इसलिए मैंने कहा एक मैं वीडियो का जो है ना रिएक्ट देता हूँ आपको। और आज जिस वीडियो के बारे में मैं रिएक्ट देने वाला हूँ, न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर के नाम से। तो आइए नाज़रीन देखते हैं। जी तो नाज़रीन देखते हैं न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर। दोस्तों, इस बात के बावजूद कि चाइना दुनिया भर की कंपनीज का फेवरेट लोकेशन है, कोविड के साथ ये स्टेटस बदलता नजर आ रहा है। आज ये साफ देखा जा सकता है कि कई देश चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर्स को उससे छीनकर अपने पास ले जा रहे हैं। इस शिफ्ट से ऐसी संभावनाएं आज जताई जा रही हैं कि शायद आने वाले समय में हम इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्रीज के एक नए जनरेशन को विटनेस कर सकते हैं। आज हमारे डिस्कशन का मकसद पोस्ट कोविड वर्ल्ड के न्यू राइजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर को समझना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम चाइना को रिप्लेस करने वाले कुछ देशों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनके इकोनॉमिक सुपर पावर्स बनने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के पीछे एक कॉम्प्लेक्स रीज़न है जिसकी शुरुआत कुछ दशकों पहले 1970s में हुई थी, जब चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को कम्युनिज्म से शिफ्ट करते हुए कैपिटलिज्म की ओर टिल्ट किया था। इसके साथ उन्होंने बड़े पोर्ट्स और फैक्ट्रीज वाले इकोनॉमिक जोन्स का भी क्रिएशन किया, जिससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हो सके। जैसे ही इन इकोनॉमिक जोन्स को फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया गया, चाइना की इकॉनमी अपवर्ड बूम करने लगी। 1980s से कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इन कंपनीज के सिमिलर प्रोडक्ट्स को वेस्ट के कंपेयर्ड चाइना में चीपली मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल था। चाइना के लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण चाइना की लो वेज्ड स्किल्ड वर्कफोर्स थी। इसके अलावा टैक्स लॉज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ ने भी चाइना के ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई। इन फैक्टर्स का रिजल्ट ये हुआ कि यदि कोई मैन्युफैक्चरर चाइना से बाहर अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है तो वो उसे उस कॉस्ट में नहीं बना पाएगा जिससे चाइनीज़ प्रोडक्ट को कम्पीट किया जा सके। इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए। 2010 में दुनिया के सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का 1/3 अकेले चाइना द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता था। 50 सालों के अंदर चाइना ने एक इम्पोवरिश्ड नेशन से दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने का सफ़र तय किया है। इस सक्सेस के बाद भी कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हैं जो पिछले कुछ सालों में हुई हैं। इस क्वेश्चन के साथ समझते हैं, क्या होता है जब कोई कंट्री अपनी इकॉनमी लो लेबर कॉस्ट के अराउंड बिल्ड करती है और अचानक से वो वेल्दी हो जाए। चाइना के केस में ऐसा ही देखा गया है। 1990 में चाइनीज सिटीजन की एवरेज ईयरली वेज लगभग $150 हुआ करती थी। 2005 तक ये $2800 हो गई। 2015 में ये आंकड़ा $8900 तक जा पहुंचा और इस साल चाइनीज़ वर्कर की एवरेज ईयरली वेज $13,500 हो चुकी है। ये एक मैसिव इंक्रीज़ है, जहां चाइनीज़ वर्कर के एवरेज वेजेस में 8500 का इंक्रीमेंट पिछले 30 सालों में हुआ है और इसका सीधा इम्पैक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर पड़ा है, जो आज पहले के मुताबिक ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। इसकी वजह से 2016 में चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट देखी गई। इस साल भी चाइना के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 2% की डिक्रीमेंट देखी गई है। 2016 के बाद चाइना ने फिर से अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीमेंट हासिल किया, लेकिन इस इंक्रीमेंट पे भी रोक तब से नज़र आने लगी जब यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। इन टैरिफ से चाइनीज़ आइटम्स का यूएस में इंपोर्ट 7% तक कम हुआ। इन टैरिफ्स के साथ चाइनीज़ फर्म्स द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करना कई वेस्टर्न नेशंस को पसंद नहीं, जिससे वो चाइनीज़ कंपनी को देश से बाहर रखने के प्रयास करने लगे। इसके साथ कई देशों ने चाइनीज़ इंपोर्ट की जगह उन प्रोडक्ट्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे भी जोर दिया। दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स जैसे राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोविड पैंडमिक ने चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पिछले 10 सालों में स्लो कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बना हुआ है। पैंडमिक की वजह से जब चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शटडाउन हुआ तो उसका सीधा इम्पैक्ट दूसरे देशों में एसेंशियल गुड्स की कमी के साथ देखा गया। इसका इम्पैक्ट मेडिकल इक्विपमेंट में सबसे सीवियर था।
चाइना वर्ल्ड के मेडिकल इक्विपमेंट का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और पैंडेमिक के दौरान चाइनीज़ फैक्ट्रीज के बंद होने से इन एसेंशियल गुड्स की स्कार्सिटी ग्लोबल लेवल पे देखी गई। चाइना ड्रग्स और मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स में भी वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। पैंडेमिक के दौरान रफली 100 कॉमन यूज ड्रग्स दुनिया भर में मिलना मुश्किल हो गए। सिमिलर शॉर्टेजेस ने न सिर्फ मेडिकल सेक्टर बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज को भी हिट किया। ऑल ऑफ सडन टेक, फैशन और दूसरे कई तरह के बिजनेस अपनी सप्लाईज के लिए 1 से 2 मंथ लॉन्ग डिले फेस करने लगे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट बना, जिसके बाद उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करने की नीड समझी। पिछले कुछ महीनों में ही कई कंपनीज ने इस बात को समझ लिया कि शायद वो अपने कई क्रिटिकल डिमांड्स के लिए एक सोर्स पे ही डिपेंडेंट है। इस वजह से हम लोग एक कॉमन शिफ्ट देख सकते हैं। कुछ समय पहले जापान ने $2.2 बिलियन के इंसेंटिव प्लान की घोषणा की, जिसकी हेल्प से कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को चाइना से निकालते हुए जापान और दूसरे एशियन कंट्रीज में शिफ्ट करेंगी। टोक्यो से आए एक रिसेंट रिपोर्ट ने बताया कि रफली 2600 कंपनीज में से 37% से ज़्यादा कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस के एटलीस्ट एक सेक्शन को चाइना से बाहर शिफ्ट करने के प्लान में है। अब इससे एक नया सवाल खड़ा होता है, क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक हो रहा है और मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज अपने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे देशों की तरफ देख रही हैं। इस शिफ्ट में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एक ऐसी कंट्री का है जिसने खामोशी से पिछले कुछ दशकों में इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पे खुद को खड़ा किया है। 2000 तक वियतनाम अपने 100 मिलियन पॉपुलेशन के साथ एक्सट्रीम इम्पोवरिशमेंट विटनेस कर रहा था। इनफैक्ट वियतनाम की पर कैपिटा जीडीपी 2000 में केवल $390 हुआ करती थी। लेकिन उसी समय वियतनाम की इकॉनमी में एक मेजर शिफ्ट होता नजर आता है। चाइनीज़ पॉपुलेशन इस समय तक वियतनाम की पॉपुलेशन से वेल्दी हो चुकी थी, जिससे अपैरल कंपनीज जैसे नाइकी चीप लेबर कॉस्ट की वजह से अपनी फैक्ट्रीज वियतनाम में बनाने लगती हैं। इस पैटर्न को दूसरी कई कंपनीज ने भी फॉलो किया। जैसे जैसे चाइना की पॉपुलेशन वेल्दी होती चली गई, वियतनाम के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी एक्सेलरेशन विटनेस किया। आज वियतनाम एक मिडिल इनकम कंट्री कंसीडर किया जा सकता है, जिसकी पर कैपिटा जीडीपी रफली $3000 है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से मिडिल इनकम तक का सफ़र वियतनाम ने सिर्फ 20 सालों में देखा है। यदि ये ग्रोथ बना रहा तो शायद वियतनाम आने वाले समय में UAE, सिंगापुर, ईरान और इवन हांगकांग को भी रिप्लेस कर इकोनॉमिक पावर के टर्म्स में राइज करता हुआ दिखेगा। एक दूसरी कंट्री जिसने चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डाउनटर्न से गेन किया है, स्पेशली पिछले 2 सालों में, वो है मेक्सिको। टेम्पेस्ट कैपिटल ने एस्टिमेट किया है कि मेक्सिको आने वाले समय में पर ईयर 12 से 19 बिलियन डॉलर्स चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शिफ्ट से रिसीव कर रहा होगा। फोले एंड लार्डनर द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे में यूएस के 160 एग्जीक्यूटिव्स में से 2/3 ने अगले 2 ईयर्स में चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बेस का एटलीस्ट एक पार्ट मेक्सिको में शिफ्ट करने की बात कही है। ऐसे और बहुत से डेटा हैं जो शो करते हैं कि मेक्सिको ऑलरेडी दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के रास्ते में है। एग्जाम्पल के तौर पे 2017 में मेक्सिको के यूएस में एक्सपोर्ट लगभग 14% तक बढ़कर $320 बिलियन हो गए। चाइना के पर्सपेक्टिव में ये यूएस में चाइनीज़ इंपोर्ट का 42% है। मेक्सिको के लिए चाइना को रिप्लेस करना अभी मुश्किल है, लेकिन ईयर बाय ईयर ये गैप कम होता दिखाई दे रहा है। इन सब के साथ एक दूसरी कंट्री जिसे पिछले सालों में इस शिफ्ट से बेनिफिट मिला है, वो है इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन भी चाइना के बराबर लगभग 1.3 बिलियन है, लेकिन इंडिया आज भी चाइना के कंपैरिजन में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लार्जली एग्रीकल्चरल कंट्री है। लगभग हाफ ऑफ पॉपुलेशन आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। यदि यूएस से कंपेयर करें तो अमेरिका की 5% से भी कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करती है। इसके बाद भी 2002 से इंडिया की इकॉनमी पर कैपिटा जीडीपी $470 से बढ़कर 2020 में $2100 तक आ पहुंची है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंडिया ने 300 मिलियन से ज़्यादा सिटीजन्स को पिछले 18 सालों में पॉवर्टी से बाहर निकाला है। लेकिन यहाँ एक सिचुएशन है। वियतनाम जैसी कंट्रीज ने जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अपनी इकॉनमी बूस्ट की है, वहीं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट के पीछे सर्विसेज सेक्टर का हाथ है, जैसे बैंकिंग, रिटेल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें एक एक्सेप्शन 2014 से इंडिया में स्टार्ट हुई सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है। 2014 की शुरुआत में इंडिया लगभग 10 मिलियन सेल फोन्स हर साल बना रहा था, लेकिन 2019 के अंत तक
इंडिया रफली 150 मिलियन सेल फोन्स मैन्युफैक्चर करने लगा, जिसने इंडिया को दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सेल फोन मैन्युफैक्चर बनाया। इस मैसिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के बाद भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी कंपनीज आज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए इनएडिक्वेट मानती हैं। लेकिन एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बाद, जिन्होंने चेन्नई में आईफोन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है, हम आने वाले समय में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपेंशन देख सकते हैं। इंडिया के एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज उसका लार्ज वर्कफोर्स और लो कॉस्ट लेबर है। आज इंडिया में एक एवरेज मैन्युफैक्चरिंग लेबर लगभग $5 पर डे अर्न करता है। वहीं दूसरी ओर एक एवरेज चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग लेबर लगभग $28 पर डे अर्न करता है। इस गैप ने कई मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया है, जिससे वो रिस्क लेकर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यदि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैपिटलाइज करता है, जैसे चाइना ने खुद को 1990 में किया था, हम इंडिया को भी दुनिया के थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देख पाएंगे। दोस्तों, इस बात के बाद भी कि आज कई कंपनीज चाइना से अपने बेसिस को शिफ्ट करने के पक्ष में नज़र आ रही हैं, इस बात की उम्मीद करना गलत होगा कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग बेस को इतनी जल्दी अपने हाथों से निकलने देगा। अभी की सिचुएशन को देख के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि कोई कंट्री एक्सपोनेंशियली भी ग्रो करती है तो चाइना के बराबर खड़े होने में उसे एटलीस्ट 20 ईयर्स का टाइम लगेगा। दोस्तों, यदि वियतनाम, मैक्सिको या इंडिया वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में सक्षम हो भी जाती हैं जिससे वो चाइना को रिप्लेस कर सके, इस बात पे क्वेश्चन है कि दुनिया का सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब कैसा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने एआई और रोबोटिक्स में एडवांसमेंट को देखते हुए इस बात का अनुमान लगाया है कि अगले 50 सालों में कई देश अपने प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने लगेंगे। और यदि ऐसा अगले 50 सालों में नहीं होता है तो हमारे पास एक पूरा कॉन्टिनेंट है जहां लार्ज पॉपुलेशन और चीप लेबर फोर्स मौजूद है, और जिसे पहले से ही यूएस और चाइना के बीच का इकोनॉमिक बैटल ग्राउंड माना जा रहा है। इस डिस्कशन के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले सालों में दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दूसरे देशों में शिफ्ट होंगे, और यदि ऐसा होता है तो किस कंट्री को इस शिफ्ट से ज़्यादा गेन होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जी, तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से जो है ना चाइना की जो है इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाई गई इस वीडियो में कि वे चाइना जो है दुनिया की लार्जेस्ट जो है ना मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बना रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो है वो सप्लाई जारी है उनकी, और इससे जो है चाइना को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि चाइना की कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं कि जिसमें कि एप्पल, नाइकी, उन्होंने जो है वो चाइना ने एक ऐसा काम भी कर दिखाया है कि वियतनाम में जाके जो है ना उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ लगाई, जिससे कि उनको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला वो ये मिला कि वहाँ पे चीपेस्ट जो है ना, यानी कि कम लो प्राइस में जो है लेबर वहाँ की कॉस्ट में जो है उन्होंने ली, और उस पर जो है ना उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ तैयार की, और उससे उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। साथ साथ जो है ना इसके साथ साथ जो है ना उन्होंने एक और चाइना की कुछ कंपनियों ने इस तरह भी किया कि मैक्सिको में जाके जो है ना मैन्युफैक्चरिंग जो है अपना करना शुरू की। तो आने वाले कुछ समयों में वियतनाम को इतनी तरक्की हुई कि आने वाले कुछ समयों में जो है वियतनाम जो है ईरान और हांगकांग, सिंगापुर, और साथ में जो है क्या नाम उसका ईरान, सिंगापुर और हांगकांग को जो है आने वाले समयों में जो है वो बीट कर देगा। और फिर जो है लाजिम बात है कि जहाँ जिस मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो लेबर काम कर रही होती है तो उनको भी फ़ायदा होता है और रोज़गार मिलता है। सबसे बड़ी बात ये तो साथ साथ जो है मैक्सिको जो है वो भी जो है अपनी इसी भागदौड़ में जो है आगे आगे जा रहे हैं कि पिछले 2 सालों में जो है मैक्सिको में भी जो है ना कुछ कंपनियां चाइना की थी, उन्होंने वहाँ जाके जो है ना काम किया, और उन्होंने भी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया। फिर ये कि दुनिया की जो सेकंड लार्जेस्ट आबादी है वो है इंडिया। तो इंडिया में भी जो है क्योंकि रकबा बहुत बड़ा है और उनके पास जो है ना वसाइल ज़्यादा हैं कि भाई हम तमाम तर चीज़ों में जो है ना काम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में तो इंडिया जो है ना सबसे आगे ही है, और दूसरी चीज़ों में भी जो है ना इंडिया ने जो ग्रो किया है, जिस तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
सेल्स के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। 2014 में जो है उन्होंने सेल फ़ोन जो है तैयार किया, करना शुरू किया और उसमें जो है उनको जो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ। आने वाले चंद समयों में जो है भारत जो है इस वक्त एग्रीकल्चर में तो वैसे भी जो है ना बहुत आगे ही है और दूसरी चीज़ों में भी जो है ना भारत जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से जो है ना ये चाइना को जो है लोग चाह रहे हैं दूसरी कंपनी वाले के इसको जो है बीट किया जाए, लेकिन चाइना अपनी उसी रफ्तार से जो आगे आगे चले जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि हर कंट्री ये चाहती है कि हम उसको जो है हम भी जो है ना उसको फॉलो करें, आगे बढ़ें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो कंट्रियाँ अपने मुल्कों में अपने 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 लोगों को जो है ना रोज़गार प्रोवाइड कर रही हैं और इतना काम कर रही हैं, तो उससे ये मुल्क को फ़ायदा भी हो रहा है। और आपने देखा कि पिछले 18 सालों में भारत ने जो है 300 बिलियन पीपल्स को जो है ना गुर्बत से निकाला। तो कितनी बड़ी बात है कि जो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और कारोबार नहीं था, रोज़गार नहीं था, तो उनको रोज़गार मिला। जब रोज़गार मिला तो उनके घर में खुशहाली आ गई। जब खुशहाली आई तो वो किसी ने मोटरसाइकिल ली, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने कार ली, किसी ने जाके जो है ना अपने घर लिए। तो उनके जो उन्होंने जो ग्रो किया पिछले 18 सालों में, तो 300 बिलियन पीपल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा जो है इन्होंने काम किया। और उसकी जो मेन जो काज थी वो मैंने शायद आपको बताया भी कि एग्रीकल्चर में उन्होंने काम किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिर जो है ना मोबाइल फ़ोन जो है बनाने शुरू कर दिए, फिर बैंकिंग के हवाले से भी उन्होंने काम किया। तो नाज़रीन, आपने देखा कितना बेहतरीन ये जो है ना वीडियो आपको जो है रिएक्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और मैं फिर अपने उन्हीं अल्फाजों से जो है आपसे इजाज़त चाहूँगा। चलते चलते एक बात का और ज़िक्र करना था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है बटन को दबाएं और ऑल पर कर दें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और मुझे आपके कमेंट्स की बहुत अच्छा ज़रूरत रहती है कि आप मुझे कमेंट्स करें कि कोई भी जो जिसमें भी आप जो है रिएक्ट लेना चाहते हैं तो हम उस पर जो है रिएक्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो मुझे चलते चलते इजाज़त दें। अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, माँ बाप की खिदमत करें और अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।